दक्षिणी उड़ीसा में कलाकारों के गांव रघुराजपुर में एक 400 साल पुरानी परंपरा आज भी चली आ रही है। गोटी पुआ, कथा सुनाने की वो परंपरा जिसमें ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान जगन्नाथ की गाथा सुनाई जाती है। उनका विवाह समुद्र देवता की पुत्री देवी लक्ष्मी से हुआ था। वो जो कहानियां सुनाते हैं उनमें एक कहानी है काड़ियो दौड़ना, जिसमें भगवान कृष्णा ने समुद्र से निकले कालिये नाग को मारा था। और हमारे जो मुद्रा आप देखेंगे वो पानी का लहर दिखाते थे हाथ का मुद्रा से। समुद्र हमारे लिए बहुत महत्व रखता है कि हमारे जीवन में। और समुद्र मंथन हुआ था ना, उस समय पर समुद्र से ही सब कुछ निकला था। समुद्र मतलब अगर आएगा कोई नहीं बचेगा। तो हमको उससे सीखना चाहिए कि जितना भी बड़ा हो लेकिन नम्रता अच्छा होता है। उस कहानी के आधुनिक वर्जन में ये कहानी सार्थक हुई एक विनाशकारी त्रासदी के बाद, जो हुई थी 29 अक्टूबर 1999 को। उस रोज यहाँ एक सुपर साइक्लोन आया था और तब वैज्ञानिकों ने कहा कि उस साइक्लोन में दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 1600 गुना ज्यादा ऊर्जा है। करीब 10,000 लोगों की जान गई। उसका केंद्र था बंदरगाही शहर पारादीप। रविकांत रे उस वक्त समंदर में ही था। उनका बेटा उनके कंधे पर बैठा था। एक ही पल बाद उस साइक्लोन ने पूरे परिवार को निगल लिया। मेरे बच्चे मारे गए तो फिर मैं क्यों बच गया? और वो पल उनकी जिंदगी से आज तक नहीं मिटा है। और रविकांत आज भी उन यादों के साथ जिंदा हैं। 20 साल बाद भी वो इन्हें याद है। ये एक पल को भी अपने परिवार को नहीं भूल पाए हैं। जब वो तूफान आया था तब इनका पूरा परिवार इनके साथ था। तूफान ने इनका घर उजाड़ दिया और इनका पूरा परिवार तबाह हो गया। ये खुद भी लहरों में बह गए थे और जगन्नाथ मंदिर तक पहुंच गए थे। और इनका बेटा इनकी गर्दन से चिपका हुआ था अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जब पानी बढ़ा तो उसका हाथ भी छूट गया और बेचारा डूब गया और पानी में बह गया। उड़ीसा उन दिनों को भूला नहीं है। लोगों ने कहा अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। और आज उस सुपर साइक्लोन की कहानी उड़ीसा की कहानी बन गई है। ये बात तो साफ है कि जब मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2000 में शपथ ली थी, तब उन्होंने लोगों से वादा किया कि आइंदा उड़ीसा में ऐसी तबाही फिर कभी नहीं मचेगी। और ये बात उनके राजनीतिक जीवन के लिए भी बहुत अहम थी, बेहद अहम। जब मैंने 2000 की शुरुआत में अपना पद संभाला, तभी मैंने लोगों से वादा किया था कि अब उड़ीसा कभी ऐसी तबाही का शिकार नहीं बनेगा। हम प्रकृति की विनाशलीला को रोक नहीं सकते, लेकिन लोगों की जान तो बचा ही सकते हैं। जिस राज्य का तटीय इलाका करीब 500 किलोमीटर का हो, वहां के लोगों को समंदर की आवाज सुननी चाहिए। उस विनाशकारी आपदा के 20 साल बाद उड़ीसा ने उस आवाज को सुना, खुद को उसके मुताबिक ढाला और बदलाव किए। साइक्लोन फोनी यानी कि सांप का फन 3 मई 2019 को सुबह 8:30 बजे उत्तर में पुरी के तट से टकराया। इसकी वजह थी हिंद महासागर में बना कम हवा का दबाव,
क्योंकि उसका कुछ हिस्सा इधर उधर से गर्म हुआ, तब समंदर के ऊपर बहती हवा भंवर बन गई और फिर वो विकराल रूप लेकर करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तटीय इलाके की तरफ बढ़ी। घरों की छतें कागज की बनी पतंगों की तरह उड़ गईं। बिजली के स्टील के खंभे ऐसे मुड़े जैसे रबर के बने हों। नारियल के पेड़ माचिस की तीलियों की तरह टूट गए। फौनी ने पुरी के साथ साथ उड़ीसा के दूसरे 14 जिलों में कोहराम मचा दिया था। लेकिन उसके आने के 2 दिन पहले ही करीब 15 लाख लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। हालांकि 70 लोगों की जान भी गई, लेकिन त्रासदी की बड़ी तस्वीर बिल्कुल अलग थी। 1999 में उड़ीसा तैयार नहीं था, लेकिन आज इसके पास बड़े ही आला दर्जे के ट्रैकिंग सिस्टम्स और बेहतरीन डिवाइसेस हैं, जिनसे पहले ही पता लग जाता है कि साइक्लोन कब आने वाला है। फोनी हमारा एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन था। हम लोग उड़ीसा गवर्नमेंट को उड़ीसा कोस्ट का तरफ आएगा ये 29 अप्रैल को सूचित कर दिया था। 30 अप्रैल को फिर हमारा पुरी का आसपास ही आएगा वो सूचित कर दिया था। फौनी भारत में इंडोनेशिया और सुमात्रा के तटीय इलाकों से आया था और फिर वो उत्तर पश्चिम में आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके की तरफ बढ़ता गया और उसकी हवा की रफ्तार भी लगातार तेज होती गई। इसका विंड स्पीड जब इसको पुरी का आसपास जब हिट करेगा 175 से 185 किलोमीटर पर आवर तक एवरेज विंड स्पीड रहेगा। ये साइक्लोन जब हिट करना था उसका एक दिन पहले से आवरली ऑब्जर्वेशन हम लोग आवरली इंफॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। अभी साइक्लोन का पोजीशन क्या है, साइक्लोन का इंटेंसिटी क्या है। हमने साइक्लोन फौनी के लिए हर तरह की सावधानियां बरती हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। उड़ीसा के करीब 1 करोड़ 65 लाख लोग इससे प्रभावित हुए और 18,000 गांव यानी करीब आधा उड़ीसा इसकी चपेट में आ गया था। लेकिन ये साल 2019 था, 1999 नहीं, और उड़ीसा सरकार के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि उसका सामना कर सके। पुरी के पेंटाकोटा म्यूनिसिपल ब्लॉक में मछुआरों के एक गाँव में साइक्लोन फौनी ने तबाही का जबरदस्त तांडव मचाया था। यहाँ रहने वाले लोग समंदर से प्यार करते थे, उसके किनारे रहते थे और उसकी पूजा करते थे, पर उन लोगों को अपना गांव छोड़कर जाने को कहा गया। ये बेचारे अपना घर, अपनी नावें और ताज़ा पकड़ी मछलियाँ वहीं छोड़कर चले गए और जब लौटे तो कुछ नहीं बचा था। बत्तीस साल के मल्ले जगदीश ने सुना था कि एक भयानक साइक्लोन आने वाला है। गांव के दूसरे घरों की तरह उनका घर भी समंदर के किनारे ही था। मेरे परिवार में जो मेरा माताजी, मेरा पत्नी और मेरा भाई लोग और मेरा भाई लोगों को बेटी और बेटा, उनको सारे लोगों को जो शेल्टर, गवर्नमेंट शेल्टर जो दिया हुआ है उसी शेल्टर में भेज के फिर मैं वापस आकर जो छोटा मोटा चीज़ लेकर जाने के लिए कोशिश की थी। उस टाइम में आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए अगर मैं यहाँ रुक गए थे। सरकार ने 10 करोड़ 80 लाख मैसेजेस और 1275 रेडियो अलर्ट्स भेजे और 45,000 वॉलंटियर्स लोगों के घर घर जाकर उन्हें अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहने लगे। उन सुरक्षित घरों की जांच करके देख लिया गया था कि वो कितनी तेज हवा बर्दाश्त कर सकते हैं। वहाँ पर जनरेटर्स और खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था की। तैयार होना एक बात है, लेकिन 48 घंटे के अंदर 15 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुँचा देना बिल्कुल अलग बात है। वो लोग जिंदगी से सामान से ज्यादा मतलब रखते हैं। वो इतना सामान से उनका
इतना प्यार है, जिंदगी से मतलब नहीं। हमारा सोच था जीरो कैजुअलिटी। तन्मय चैटर्जी भी वहाँ थे और वो आपदा मित्र नाम के एक वॉलंटियर ग्रुप से जुड़े थे जिसका काम था आपदा के समय लोगों की सहायता करना। वो पेंटाकोटा के लोगों को गांव छोड़कर जाने के लिए समझा रहे थे, पर उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा मुश्किल आती है इन लोगों को यहाँ से लेकर एक सुरक्षित जगह जो इवैक्यूएशन सेंटर है वहाँ पर छोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो आदमी लोग हैं इनका ये यहाँ पर ही ज़्यादा टाइम रहते हैं और इनका व्यवसाय से लेकर सब कुछ यहाँ पर है, इसीलिए उनको पानी ज़्यादा सुरक्षित लगता है इवैक्यूएशन सेंटर के से। घर छोड़ते वक्त लोगों की आस्था भी सवाल कर रही थी, क्या समंदर के देवता भगवान जगन्नाथ अपने बच्चों की देखभाल नहीं करेंगे? या कहीं वो ये इशारा तो नहीं कर रहे थे कि उन लोगों को इवैक्यूएशन टीम्स की बात मान लेनी चाहिए? आस्था और तर्क मिले तो जगदीश को भी लगा कि अपने परिवार को एक इवैक्यूएशन सेंटर में पहुंचाना ही ज्यादा सही होगा। वो खुद गांव में बने एक सेफ हाउस में रुक गए। तो लगा है, मैंने सोचा मैं मर जाऊंगी और मेरा माताजी और पिताजी को मैं देख पाएगा नहीं। वक्त रहते करीब 15 लाख लोगों को सुरक्षित निकाल लेने के बाद पुलिस देर रात को साइक्लोन प्रभावित इलाकों के अंदर गई और ये देखने लगी कि सब ठीक तो है, किसी को मदद की जरूरत तो नहीं। पुलिस कानून व्यवस्था लागू करती है, लेकिन इस तरह की आपदा में वही सबसे पहले मौके पर भी जाती है, क्योंकि वर्दी में होने की वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने में आसानी होती है। लोग उनकी बात मानते हैं। अब आप पुरी की ही मिसाल ले लीजिए। वहाँ मछुआरों की एक बहुत बड़ी बस्ती थी, मगर उस इलाके में किसी की भी जान नहीं गई, क्योंकि हम वक्त पर लोगों को वहाँ से निकालने में कामयाब रहे थे और हम लोगों को छप्पर और टिन की छत वाले घरों से निकालकर साइक्लोन शेल्टर जैसी सुरक्षित जगहों पर ले आए थे। और इस दौरान ऐसा भी वक्त आया जब पुलिस वाले भी इस आपदा का शिकार बने। जैसे कि इंस्पेक्टर जनरल पुरी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बलवंत सिंह बहुत बड़े पैमाने पर क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे और इस व्यक्तिगत तनाव के साथ इस मुसीबत का संतुलन बना रहे थे। इनकी साइक्लोन आने से 2 दिन पहले ही पुरी में पोस्टिंग हुई थी। इन्हें रहने के लिए जो घर मिला था उसकी छत उड़ गई थी, लेकिन ये काम करते रहे। बिजली नहीं थी और जनरेटर्स की भी कमी थी, इसलिए काम पर बहुत असर पड़ रहा था, खासकर कम्युनिकेशन पर। जाहिर है काफ़ी नुकसान हुआ था, बहुत परेशानी हो रही थी, खासकर कम्युनिकेशन के मामले में या फिर सड़कों पर। पहले 3 दिनों तक हमने हर परिवार को फौरन राहत सामग्री दी और फिर उसे हमने आगे और 10 दिनों तक बढ़ाया। उसके बाद हर परिवार को नगद 3-3 हज़ार रुपए दिए। 15 दिन में हमने हर प्रभावित परिवार को पैसे पहुंचा दिए पूरे राज्य में। पेंटाकोटा गांव में लोग नकद पैसे, 50 किलो चावल और पॉलिथीन शीट्स लेने आए ताकि अपने घरों या उसके बचे मलबे को ढक सके। हर जगह संपत्ति को बहुत नुकसान हुआ था। दूसरे मछुआरों की तरह जगदीश को भी 3200 रुपए मिले ताकि वो तिनके हो चुके अपने घर को बनाने के लिए सामान खरीद सके। Then it will go through Puri district, Khurda district, Cuttack district, Jajpur, Bhadrak, Baleswar and then Bengal. साइक्लोन की तैयारी से जुड़ी कहानी के 2 हिस्से थे। एक तो थी बड़ी तस्वीर, वो बनी थी 1999 में उड़ीसा में आए सुपर साइक्लोन के अनुभव से। उसके बाद सरकार ने एक बेहद मजबूत डिजास्टर रिस्पांस टीम बनाई। हर जिले में इसके केंद्र बनाए गए और ऐसे साइक्लोन शेल्टर्स बनाए गए जो तेज हवाओं में भी टिके रहें और उसका सामना कर सकें। अभी तो ऐसे करीब 900 शेल्टर्स बन चुके हैं। सरकार ने हर उस इमारत, शहर और गांव को लिया जहां 10 लाख से ज्यादा लोगों को रखा जा सके।
इस तरह के 9,000 घरों की व्यवस्था थी, जहां खाने पीने के अलावा दूसरी चीजें भी मुहैया कराई गईं। जेनरेटर्स भी तैयार थे ताकि बिजली जाने पर वहां बिजली मिल सके। तैयारी का दूसरा भाग नजर आया साइक्लोन से ठीक 48 घंटे पहले, और इन दोनों की वजह थी राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच। बुरे से बुरे वक्त के लिए तैयार रहो, और इन्होंने जो कमांड चेन बनाई थी वो साइक्लोन के ठीक विपरीत थी। कमान संभाल रखी थी खुद मुख्यमंत्री और उनके सेक्रेटेरिएट ने। ये लोग एक डिजास्टर मैनेजमेंट रूम में मौजूद थे और लगातार तूफान प्रभावी जिलों पर नजर रख रहे थे। इस नेटवर्क में उड़ीसा डिजास्टर रिलीफ और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस, पुलिस, फायर और फॉरेस्ट सर्विसेज भी शामिल थीं। दूसरा चरण था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस, और फिर तैयार थी 45,000 वॉलंटियर्स की एक बड़ी फौज। सब पूरी तरह से तैयार थे। भुवनेश्वर के ईस्ट कोस्ट रेलवे हॉस्पिटल में डॉक्टर हरिहर दास आज आम दिनों के मुकाबले थोड़ा पहले ही आ गए थे। हॉस्पिटल के एमडी ने सारे स्टाफ को आने वाले साइक्लोन की चेतावनी दी थी। डॉक्टर दास थोड़े चिंतित भी थे, क्योंकि रेलवे टेक्नीशियन रजनी विजय नायक और उनके पति शिबू नारायण अपने आने वाले बच्चे का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर दास उनके गायनेकोलॉजिस्ट थे। सिजेरियन जब ओटी लेकर गए वो बहुत कम था हवा, लेकिन करने के टाइम सडनली आ गया, इतना हवा आ गया जो क्या हो जाएगा पूरा, ऐसा साउंड हुआ बहुत जोर। वो साउंड अलग टाइप का था ना, बहुत फ्यूरियस था ना, डर लगेगा वो साउंड, इतना साउंड था। फादर उनका दोनों बहुत वरीड था, लेकिन हम लोग कंसोलेशन दिए, कुछ नहीं होगा, जो भी होगा हम लोग प्रिपेयर कर देंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। रजनी को जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था तब भी वो बहुत घबराई हुई थी। 3 तारीख मॉर्निंग से जो जोर से मतलब तूफान वगैरह वारा जो पवन है जो जोर से आने लगा, तो इसलिए थोड़ा घबरा गई। और डॉक्टर भी थोड़ा मतलब ये करे कि करंट नहीं था, ये नहीं कैसा क्या हो गया बीच में। ऑपरेशन थिएटर में गई तो मतलब डॉक्टर सब मतलब बोल रहे थे, मतलब मैं तो इतना सब सुन रही थी कि बाहर बहुत जोर से तूफान आ रहा है, सब मतलब जो गेट वगैरह है सब टूट रहा है, ये हो रहा है। रजनी के पति शिबू नारायण परिदा बड़े मनोयोग से प्रार्थना कर रहे थे। तभी उन्हें खुशखबरी मिली। तो डर गया था मैं। हनुमान चालीसा वहाँ पे बैठ के पूरा कम से कम 5-6 बार पढ़ा हूँ मैं, और बजरंग वाली कृपा से ठीक ठाक हो गया। जब आके बाहर बोले कि तुम्हारा एक बेटी हुआ है, भगवान को मैं क्या, प्रभु मेरे को बचा दिए। तूफान हो रहा था और मेरा बच्चा इस टाइम हुआ जब वो रेलवे का गेट जब टूटा तो बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने अपनी बेटी के घर का नाम फॉनी रखा, क्योंकि वो हर मुसीबत का सामना करके इस दुनिया में आई है। जिस तूफान ने इतनी जबरदस्त तबाही मचाई थी, वो उम्मीद की नई किरण भी लेकर आया था। साइक्लोन फॉनी उड़ीसा के लोगों की सहन शक्ति और उनकी तैयारियों की परीक्षा लेने आया था। वो कहानी कहने की एक नई शक्ति था। रविकांत के परिवार के लिए राहत की सांस था, और ये सब 1999 के सुपर साइक्लोन में खत्म हो गया था। उड़ीसा ने आने वाले कल के लिए एक नया इतिहास रचा है, एक नई उम्मीद और एक नया विश्वास। उन्होंने कालिए नाग को धराशाही कर दिया। हम बड़े ही भावुक जीव हैं। हम नए जीवन, अपनी देखभाल और अपनी जिंदगी के लिए पृथ्वी के सहारे हैं। लेकिन जब हमारी यही दुनिया किसी आपदा का शिकार होती है, तब हम क्या करते हैं?
भारत के पूर्व में मौजूद एक छोटे से राज्य ने इसका जवाब दिया। एक जबरदस्त साइक्लोन का सामना करने के बाद उड़ीसा ने दुनिया को संदेश दिया कि उसका अंत ही उसकी नई शुरुआत है। मई 2019 को उड़ीसा के लोगों की आंखें खुली तो सामने मंजर था तबाही का। साइक्लोन फोनी ने 14 जिलों में तांडव किया था, लगभग आधे उड़ीसा में। हाल में ही चुनाव खत्म हुए थे और पूरी सरकारी मशीनरी चुनावों में बहुत व्यस्त थी। चुनाव के नतीजे भी नहीं आए थे, इसलिए उस वक्त उड़ीसा में एक केयर टेकर सरकार ही काम कर रही थी। ये सारी समस्याएं थीं और हमें सिर्फ 48 घंटे पहले खबर मिली कि उड़ीसा के पुरी में एक साइक्लोन आ रहा है। मानो किसी जादू के जोर से सरकारी मशीनरी हरकत में आई और करीब 15 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। लेकिन असली मुसीबत तो शुरू हुई तूफान गुजरने और लोगों की जानें बचाने के बाद। आंखें खुली तो लोगों ने क्या देखा? सामने था घना अंधेरा। पावर लाइंस मुड़ गई थीं और तेज हवाओं ने उन्हें जमीन पर ला दिया था। जब बिजली ना हो तो कई और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। फोन कैसे चार्ज करें? पीने के लिए मोटर से पानी कैसे खींचें? और रात के अंधेरे में सड़कों की सफाई कैसे हो, जहां हर जगह पेड़ गिरे हुए थे। नारियल उगाने वाले किसानों का शांत सा गांव बुद्धिशाई ब्रह्मागिरी ब्लॉक में समंदर के किनारे बसा है। यहाँ के 51 साल के किसान विद्याधर महापात्रा अपने नारियल के बाग में पहुंचे तो देखा ज्यादातर पेड़ जमीन पर पड़े हैं। बाग उजड़ गया है और यही उनके जीने का सहारा था। चारों तरफ अंधेरा था और हम कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम जिंदा बच गए उस दिन। साइक्लोन के पहले मेरे बाग में नारियल के करीब 700 पेड़ थे। साइक्लोन तो हर साल आता है, लेकिन इस साल जो साइक्लोन आया उसमें 200-250 पेड़ गिर गए थे। काजू के भी 100-150 पेड़ गिर गए। आम के पेड़ तो बीच से टूट गए थे। आम के करीब 50 पेड़ थे, वो सारे के सारे नष्ट हो गए। जब उड़ीसा सरकार ने इस आपदा में हुई जान माल की हानि का अंदाजा62 तो नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले मिले। $3,62,000 घरों के परखच्चे उड़ गए थे। 5,735 स्कूल्स, 5 यूनिवर्सिटीज और 105 कॉलेजेस को नुकसान हुआ था। 19,734 हेक्टेयर में तैयार फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। 21,90,000 पेड़ जड़ से उखड़ गए थे। सड़कों को भी काफी नुकसान हुआ था और करीब 5,240 किलोमीटर के स्टेट हाईवेज,
6,251 किलोमीटर के ग्रामीण इलाकों की सड़कों और 2,072 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवेज को नुकसान पहुंचा था। मछुआरों की 50 बस्तियां प्रभावित हुई थीं। 6,416 ट्रेडिशनल फिशिंग बोट्स और 8,828 नेट्स नष्ट हो गए थे। 48,61,000 मजदूर प्रभावित हुए थे, क्योंकि वो जिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करते थे वो उजड़ गई थीं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था पावर सेक्टर। साइक्लोन फोनी में करीब 80,600 किलोमीटर लंबी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस नष्ट हो गई थीं। अगर हम इतने लंबे धागे को पृथ्वी के इक्वेटर पर ले जाकर लपेटें, तो वो उसे 2 बार लपेट लेगा। एनर्जी सेक्रेटरी और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के एमडी हेमंत शर्मा जानते थे कि उन्हें बहुत मुश्किल काम को अंजाम देना है, जिसमें जान का खतरा होगा, रात दिन काम करना होगा और मुश्किल डेडलाइंस को पूरा करना होगा। ये साइक्लोन यहाँ गर्मियों की चरम पर आया था और तब काम करते वक्त तापमान जो है वो 40 डिग्री से ज्यादा होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कड़ी धूप में काम करना, पोल्स और टावर्स पर चढ़ना अपनी जान खतरे में ही डालना था। इसलिए हम हमेशा काम की जगह पर एम्बुलेंस और मेडिकल टीम को तैयार रखते थे, ताकि अगर किसी को जरूरत पड़े तो उनका इस्तेमाल हो सके। हमें पुरी, खुर्दा और कटक डिस्ट्रिक्ट के घर घर में बिजली पहुंचाने में तकरीबन 5 साल लगे थे और उन 5 सालों में सिर्फ पुरी में ही हमने करीब 4.5 लाख घरों तक बिजली पहुंचाई थी। और इस नए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ 5 घंटों में पूरी तरह ढह गया। 500 करोड़ रुपए की लागत से जो काम 5 सालों में पूरा हुआ था, वो 5 घंटों में नष्ट हो गया। उसे फिर वैसा बनाने पर 700 करोड़ रुपए खर्च हुए और 50 दिन से ज्यादा का वक्त लगा। मजदूर, सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर, वेल्डर, पोल क्लाइंबर, जिन्हें हम झूला वाला कहते हैं, ये सब अपनी जान खतरे में डालकर मुश्किल से मुश्किल जगहों पर काम कर रहे थे, ताकि वहां घर घर में बिजली आ सके। ट्रांसमिशन टावर्स को ठीक करने से पहले सड़क पर गिरे पोल्स और हजारों पेड़ों को हटाना बहुत जरूरी था। हेमंत शर्मा के नेतृत्व में 10,000 पावर सेक्टर वर्कर्स के साथ उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के भी कई सेक्शंस के लोग बड़े ही सधे हुए तालमेल के साथ काम कर रहे थे, जबकि हालात बेहद मुश्किल थे। पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल सौमेंद्र प्रियदर्शी जानते थे कि राहत बचाव के लिए उन्हें और उनकी पुलिस फोर्स को न सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, बल्कि और भी कई काम करने हैं। हमें सबसे पहले तो पेड़ काटने वालों की जरूरत थी। हमें एक्सकेवेटर्स चाहिए थे, जनरेटर्स की जरूरत थी। लाइट्स के बिना काम नहीं हो सकता था, इसलिए हमने इन्फ्लेटेबल लाइट्स और जनरेटर माउंटेड लाइट्स का इंतजाम किया था। ये चीजें प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी थी। पुलिस को एक फायदा ये है कि उसके पास बड़ा ही उन्नत किस्म का कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो भी बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी सेट्स वाला। हमें सबसे पहले तो मेन लाइन यानी भुवनेश्वर पुरी लाइन को अच्छी तरह से क्लियर करना था। 19 घंटे के अंदर भुवनेश्वर से पुरी के बीच सड़क यातायात शुरू हो गया। सड़कों की सफाई के बाद अगली चुनौती थी 60 फुट ऊंचे पोल्स पर चढ़ना, वो भी गले तक पानी में उतरने के बाद, ताकि उड़ीसा के लोगों के घरों में बिजली आ सके। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शिव प्रसाद स्वेन को साइक्लोन से सबसे ज्यादा प्रभावित पुरी जिले की पावर को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी मिली थी। हमें नए सब स्टेशंस बनाने थे, पोल्स लगाने थे, नई 11 kV लाइट्स लगानी थी। हमने करीब 3,000 लाइट्स लगा दी थी। 3,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी LT लाइंस को ठीक कर लिया था। इस काम को अंजाम देने के लिए स्वेन और उनकी टीम को पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी।
क्योंकि कई दिनों से लोगों के फोन, पंखे और घर की बत्तियां बंद थीं और पीने का पानी भी नहीं था। ऐसे में 40 डिग्री की गर्मी में लोगों का गुस्सा भड़क गया। वो ये भी भूल गए कि उड़ीसा में कितना नुकसान हुआ है और लोग कितना मुश्किल काम कर रहे हैं। लोग बिजली के लिए सड़क जाम करने लगे। एक ही दिन में लोगों ने पुरी शहर में 27 जगहों पर रास्ता जाम कर दिया। 30 तारीख को पुरी शहर की बिजली चालू करने के बाद हम अपने गैंग्स के साथ ग्रामीण इलाकों की तरफ चल पड़े। वहां भी अगले 2 दिन में काम पूरा कर लिया गया, मगर लोगों ने यहाँ भी बवाल कर रखा था और सब लोग कह रहे थे कि हमारे गांव की बिजली पहले दो, वरना हम रास्ता जाम करेंगे। लोगों को वहां किसी भी कीमत पर बिजली चाहिए थी। मैं लगातार 3 दिनों तक एक पल के लिए भी नहीं सो पाया था। बहुत कम लोगों को पता है कि स्वेन ने किन हालात में अपना काम पूरा किया था। जब फोनी आया था तब वो हॉस्पिटल में थे और जैसे ही वो चलने लायक हुए, काम पर पहुंच गए। और दूसरी तरफ जिन 15 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था, उनके रहने और खाने पीने की भी व्यवस्था करनी थी। स्टैंड बाय एम्बुलेंसेस और हेल्थ सर्विसेज के लोग हरकत में आए और उन शेल्टर्स में गए जहां लोगों को रखा गया था। महिलाएं घर घर जाकर सैनिटरी नैपकिन्स और दूसरी जरूरी चीजें बांटने लगीं। 600 प्रेग्नेंट औरतों को सबसे पहले निकाला गया। इन सब की वजह थी उड़ीसा सरकार की लंबे समय से चल रही तैयारियां। मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे चीफ सेक्रेटरी A.K. त्रिपाठी और उन्होंने बताया सरकार की कोशिश थी कि किसी की भी जान ना जाए, इसलिए राज्य की डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स तभी तैनात हो गई थी जब केंद्र सरकार की NDRF पहुंची भी नहीं थी। 500 किलोमीटर लंबे कोस्ट लाइन पर साइक्लोन शेल्टर्स बनाए गए थे। तटीय इलाकों के लोग, जहां लहरें तूफानी और हवा काफ़ी तेज़ होती है, उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा होता है। और कभी ऐसा भी होता है कि पक्की छत होने के बावजूद लोगों को डर लगता है कि तूफानी लहरें उनके घरों में घुसकर उन्हें डुबा ना दें। 99 में यही हुआ था और इसलिए इस बार हमने 1000 से ज़्यादा साइक्लोन शेल्टर्स बनाए हैं और वो बहुत ही मजबूत हैं। ये दीवारें सैंडविच की तरह बनी हैं, जिनके बीच में स्टील के पैनल्स, रेनफोर्स्ड कंक्रीट और मेटल्स को पत्थर और ईंटों की 2 परतों के बीच भरा गया है, जिससे ये शेल्टर्स काफी मजबूत और हीट रेजिस्टेंट हैं। ग्राउंड फ्लोर खाली है, पर यहाँ नीचे सिर्फ स्टिल्ट्स बनी हैं, इसलिए पानी अंदर नहीं आता। दीवार के पूरे सेक्शन को इस तरह बनाया गया खाली जगह है, जिससे तूफानी हवाएं भी पार कर जाती हैं और दीवार नहीं टूटती। इनके अलावा करीब 10,000 मेकशिफ्ट शेल्टर्स भी हैं, जिनकी पूरी तरह से जांच करने के बाद ही लोगों को उनमें रखा गया है। इतनी तैयारियों के बावजूद कई ऐसी जरूरतें होती हैं जिनका सामना जमीन पर ही करना पड़ता है, जैसे कि कोई भी भूखा ना रहे। लेकिन पुरी की प्रोक्योरमेंट ऑफिसर दमयंती मांझी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। जिस गोदाम में 27,000 क्विंटल चावल रखा था, उसे बहुत अधिक क्षति पहुंची थी। फनी थमने के बाद जब मैं आई, मैं आके देखी तो पूरा रूफ उड़ गया था, छत पूरा उड़ गया था। फिर मैं से हमारा जो सिविल सप्लाई ऑफिसर तो सर को मैं बताई कि सर हमारा छत उड़ गया है, तो सर भी आके देखे। फिर वो भी मतलब टेंशन हो गए कि कैसे मतलब फ्री किचन चावल कैसे देंगे लोगों को। जब हम गोडाउन का दरवाज़ा खोला तो देखे कि सब मतलब चावल सब भीग गया था। फिर हम इस भीगे चावल से हम फ्री किचन कैसे दें, तो मतलब पूरा टेंशन हो गया, सर भी पूरा टेंशन हो गए हैं। तो फिर हम लोग क्या किए, मतलब जब ऊपर चावल को सब निकाल दिए, बोरे को ऊपर का बोरा जो था उसको निकाल दिए। फिर जो नीचे जो था जो सूखा चावल उसको मतलब निकाल के हम उसको फ्री किचन के लिए दिए। हजारों किलो चावल निकालने का काम अंधेरे में टॉर्च लाइट की रोशनी में किया गया, जबकि जेनसेट्स भी स्टैंड बाय पर थे। इधर एनर्जी सेक्रेटरी हेमंत शर्मा और उनकी टीम पावर लाने की कोशिश कर रही थी, एक एक ट्रांसफार्मर और एक एक पोल करके।
कुछ हादसे भी हुए क्योंकि काम करने वालों पर बहुत ज्यादा दबाव था, और उनमें से कुछ हादसे ऐसे भी थे जिन्हें वक्त पर रोका जा सकता था। मुझे आज भी कई बार उनके सपने आते हैं। मुझे याद है किस तरह मजदूर गले तक पानी में जाकर काम कर रहे थे महानदी में, किस तरह पोल खड़ा कर रहे थे, और एक वर्कर जिसे बिजली का झटका लगा क्योंकि किसी पड़ोसी ने बिना बताए जनरेटर चला दिया था, या फिर तेलंगाना से आए वो मजदूर जिनके ऊपर कई पोल गिर गए क्योंकि कुछ लोग उन्हें जल्द से जल्द काम की जगहों पर पहुंचाना चाहते थे। मगर इन दर्दनाक हादसों ने भी इन्हें विचलित नहीं किया। उड़ीसा अब 20 साल पहले आए सुपर साइक्लोन की स्थिति से कहीं बेहतर स्थिति में था। 1999 के साइक्लोन के समय हम तैयार नहीं थे, हमें उसकी आहट तक नहीं मिली। हमारे पास ऐसे सिस्टम्स नहीं थे कि हम लोगों को आगाह कर सकें। लेकिन 99 से 2019 में हमने काफी तरक्की कर ली है। अब हमारे पास रिस्पांस मैकेनिज्म है। आज हम किसी भी आपदा के लिए तैयार हैं, और हम आपदा के बाद बहुत ही अच्छी तरह से रेस्टोरेशन भी कर सकते हैं। हमारे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, हमारे पास टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं और ट्रेन्ड मैन पावर है। सड़कों की सफाई होने और बिजली आने के बाद वक्त था इन 15 लाख लोगों को फिर से उनके घरों या उन घरों के बचे खुचे हिस्सों में वापस पहुंचाकर उन्हें फिर से बसाने का। सड़कों से पेड़ हटा दिए गए थे और 48 घंटे के अंदर ही सड़कें चालू हो गई थीं। हमने 10 लाख से ज्यादा लोगों के खाने पीने का भी इंतजाम किया था। हमने इतना अच्छा काम किया था कि हमारे काम को देखकर यूनाइटेड नेशंस ने भी हमारी सरकार की खूब तारीफ की थी। लोगों की बदहाल जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना आसान नहीं था। नारियल किसानों के गांव में रहने वाले विद्याधर महापात्रा जानते थे कि ईश्वर भी इस लंबे संघर्ष में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। सरकार ने अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया था। जो बाकी बचा था उसके लिए वो गए स्रोत की तरफ, समंदर और समंदर के देवता भगवान जगन्नाथ की शरण में। साइक्लोन के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था, सब बर्बाद हो गया था। क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, ये सब बड़े मुश्किल सवाल थे। सरकार ने अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया और लोगों की हर तरह से मदद करने की कोशिश की। उन्हें फौरन आर्थिक सहायता दी गई ताकि विद्याधर जैसे लोग घर लौटकर फिर से खेती शुरू कर सकें। विद्याधर जैसे किसानों को गिरे हुए पेड़ों के लिए 9,000 रुपए दिए गए। साथ ही 3,000 रुपयों के साथ 50 किलो चावल भी दिया गया और बाकी का काम आस्था ने किया। जगन्नाथ भगवान तो सब ठीक करेंगे ही, उनकी सहायता के लिए हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी बैठ सकते हैं। मुझे खुद भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। उनके ऊपर तो विश्वास है ही, पर मुझको भी तो मेहनत करनी होगी ना। उड़ीसा के तटीय इलाके के मछुआरों के एक गांव पेंटाकोटा में 3 महिलाओं का एक परिवार भी अपना घर बनाने में जुटा है, ईंट दर ईंट। हम जिस तरह से अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर रहे हैं, उसी तरह एक एक ईंट जोड़कर अपना घर बना रहे हैं। हमें खुद कुछ करना होगा। फिर क्या था, हर गांव में लोगों ने उनसे प्रेरणा ली और हर जगह घर बनाए जाने लगे। पुलिस के जवान सड़कों को खाली कर रहे थे तो लाइन्समैन पानी में जाकर बिजली लाने की कोशिश कर रहे थे। पुरी में कलाकारों के गांव रघुराजपुर के भास्कर महापात्रा इन दिनों को भुलाने के लिए नई पेंटिंग्स बना रहे थे। भक्ति भाव आना चाहिए, समुद्र के साथ जुड़ी हुई है। समुद्र हमारा जीवन भी है। आजकल क्या होता है, संतुलन नहीं चाहते हैं।
ये संतुलन नहीं चाहते, इसीलिए फनी आ जाता है। कम से कम बहुत बाढ़ भी आ जाता है। हमारा गांव में बहुत 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 मतलब नुकसान हो गए। मेरा बेटी, बड़ा बेटी का एक सीढ़ी का घर जो है, तो उसमें एक बहुत बड़ा लकड़ी भी आ गया, तो उसका टांग भी टूट गया है। बहुत सारी पेंटिंग, मेरा कम से कम 2-2.5 लाख की पेंटिंग भी पानी में वो चला गया। जगन्नाथ को मैंने वो घर पे हाथ जोड़ के कम से कम आधा घंटा बैठ गया मैंने। सरकार उन कलाकारों की पेंटिंग्स तो वापस नहीं ला सकती थी जो उस साइक्लोन में नष्ट हो गई थीं, मगर सरकार ने इन कलाकारों की मदद की ताकि वो अपने टूल्स खरीद सकें और फिर से अपना काम शुरू कर सकें। आर्टिस्ट लोग को कम से कम हमारा जो पुरी में हैंडीक्राफ्ट DIC ऑफिस है, ये 8,200 करके बहुत सारे लोग को मिला है। तो गवर्नमेंट तरफ से 50 किलो चावल और 3,000 रुपया। रिन्यूअल आसान नहीं था, लेकिन समंदर की लहरों की तरह उड़ीसा के लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। अंधेरी रात के बाद नया सवेरा हुआ है।